हेलो बच्चों, मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज के बारे में। ये जो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज है, बीकॉम, बीबीए, एमए या एमए इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स और सीए सीएस जैसे कोर्सेज में आता है। कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि सर ये इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज होता क्या है। बच्चों, ये बहुत बड़ा टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज और एक लेक्चर में दे पाना मुश्किल है। इसके लिए हम 2 लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से। आज की क्लास में हम 2 थ्योरीज की बात करेंगे, मर्केंटिलिज्म थ्योरी और कॉस्ट एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। इसके बाद कल का जो लेक्चर होगा पार्ट 2, उसमें हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी और कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी और हेक्सर ओइलिंग की थ्योरी। तो हम कल 3 टॉपिक पे चर्चा कल करेंगे, 2 टॉपिक पर आज करेंगे, क्योंकि ये थ्योरी एक समय में कंप्लीट कर पाना पॉसिबल नहीं है। बना तो दूंगा लेकिन वीडियो कम से कम 3 घंटे की हो जाएगी, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं ताकि सही से कवर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज के बारे में। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज का मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रेड कैसे करना चाहिए। कुछ विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत बताए हैं, अपने अपने नियम कानून बताए हैं। इसी को हम थ्योरीज के नाम से जानते हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट जैसे एडम स्मिथ हैं, जैसे हैबरलर हैं, रिकार्डियन हैं, ऐसे और भी कई लोग हैं जिन्होंने बताया है कि इंटरनेशनल ट्रेड कैसे करना चाहिए। ये उनकी थ्योरीज बन गई और इसीलिए हम इसको इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज पढ़ते हैं। आइए इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी की। सबसे पहले क्लासिकल थ्योरीज, इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे, और मॉडर्न थ्योरी। ठीक। अब क्लासिकल थ्योरीज में हम 4 प्रकार की थ्योरीज पढ़ेंगे। चारों का नाम, सबसे पहले मर्केंटलिज्म थ्योरीज, फिर आएगी आपकी एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कॉस्ट। पता नहीं पेन कहाँ से ये रेड हो जा रहा है बार बार। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरीज। अगला आएगा कंपेरेटिव कॉस्ट। एक मिनट रुक जाओ बेटा। कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरीज। और फिर आएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरीज या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एडवांटेज थ्योरीज। इसका हम इसलिए पूरी थ्योरी का नाम ना लिख करके आप जान लीजिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, मर्केंटिलिज्म थ्योरी। 4 थ्योरी हम पढ़ेंगे। टोटल हम कितनी थ्योरीज पढ़ेंगे? 4 थ्योरी क्लासिकल में पढ़ेंगे। मॉडर्न में हम पढ़ेंगे फैक्टर एंडोवमेंट थ्योरी। हम मॉडर्न पढ़ेंगे फैक्टर एंडोवमेंट थ्योरी। फैक्टर एंडोवमेंट थ्योरी हेक्सर और ओहली ने लिखा था। तो बच्चों, आज हम बेसिकली 2 थ्योरी कवर करेंगे, मर्केंटिलिज्म और एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है? नोट कर लिया? आप इसे रोक करके नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मर्केंटिलिज्म थ्योरी की चर्चा होगी, उसके बाद कॉस्ट एब्सोल्यूट की थ्योरी चर्चा करेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे, फिर उसके उस एजम्पशंस पढ़ेंगे, तब जाकर के आज का पार्ट खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें। आज हम बात करेंगे मर्केंटिलिज्म थ्योरी की, एमटी। आज हम बात करेंगे मर्केंटिलिज्म थ्योरी की। मर्केंटिलिज्म थ्योरी क्या है? जो बहुत साल पहले, लगभग 1600 से लेकर के 1750, मतलब सन 1600 लेकर के 1750 तक, 1750 तक ये थ्योरी चलती रही।
इस थ्योरी का मतलब ये था, मतलब इस थ्योरी को जिन लोगों ने बनाया, ये थ्योरी ज़्यादातर यूरोप में चलती थी। ये यूरोपियन कंट्रीज़ में ये थ्योरी एप्लीकेबल थी। उनकी कुछ विचारधाराएँ थीं। वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट थे, जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे, वो मानते थे कि अगर कोई भी देश अगर कोई भी देश अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है, अगर कोई भी देश अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है, उस देश को अगर कोई भी देश अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है, तो उस देश को सबसे ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर कलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि गोल्ड और सिल्वर जिस देश में ज़्यादा होता है, उस देश की इकोनॉमी पावर या उस देश में चाहे जैसे भी पावर मजबूत होती है। इन इस थ्योरी के लोगों का मानना था कि अगर देश को पावरफुल होना है, तो उस देश के पास ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर होना चाहिए। और गोल्ड और सिल्वर कैसे आएगा? एक्सपोर्ट से आएगा। कैसे आएगा? एक्सपोर्ट से आएगा। ज़्यादा एक्सपोर्ट अगर देश करेंगे, तो इनके पास ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर आएगा। लेकिन इस थ्योरी ने इम्पोर्ट पर फोकस नहीं किया है। इस थ्योरी ने कहा है इम्पोर्ट मत करें या कम इम्पोर्ट करें या ज़ीरो इम्पोर्ट करें। अब इस थ्योरी का मतलब समझ में आ गया होगा। इस थ्योरी के जो लोग थे वो मानते थे कि अगर किसी देश को पावरफुल होना है या बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली मजबूत होना है, तो उस देश के पास गोल्ड और सिल्वर ज़्यादा होना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर तब आएगा जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे तभी आएगा। इम्पोर्ट करेंगे तो आपके पास गोल्ड और सिल्वर नहीं आएगा, जिससे आपका इकोनॉमिक पावर कम हो जाएगा। अगर गोल्ड और सिल्वर अगर इम्पोर्ट करेंगे आप, तो आपके पास गोल्ड और सिल्वर चला जाएगा और इकोनॉमिक पावर कम हो जाएगा। तो ये थ्योरी बेटा बेसिकली एक्सपोर्ट पर फोकस करती है। किस पर फोकस करती है? निर्यात पर, आयात पर नहीं। इस थ्योरी को हम जीरो सम गेम कहते हैं। इस थ्योरी को हम जीरो सम गेम कहते हैं। सर ये होता क्या है? जीरो सम गेम का मतलब होता है जहां पर सिर्फ एक कंट्री को लाभ होता है, एक कंट्री को प्रॉफिट होता है और दूसरी कंट्री को कोई प्रॉफिट नहीं होता है। अनदर कंट्रीज जो होती हैं बच्चों, अनदर कंट्रीज को कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। इसे कहते हैं जीरो सम गेम। अब इस थ्योरी में आपको लग रहा होगा अगर कोई भी देश एक्सपोर्ट करेगा और अगला देश इंपोर्ट करेगा, इस देश को फायदा है, इस देश को नुकसान है, तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी जीरो सम गेम की बात करेगी। समझ में आई बात? तो ये थ्योरी जीरो सम गेम बेसिस पर बनती है। अब इस थ्योरी का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करके आप अपने पावर को मजबूत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर कलेक्ट करिए। इस थ्योरी का यही इतना मतलब है। हम दोबारा पढ़ते हैं। अगर किसी भी देश को अपने आप को मजबूत बनाना है, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, इम्पोर्ट ना करे। और एक्सपोर्ट करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर आएँगे और गोल्ड और सिल्वर आएँगे तो वह देश इकोनॉमिकली मजबूत होगा। लेकिन क्वेश्चन आता है कि अगर सारे देश एक्सपोर्ट ही करेंगे, इम्पोर्टर कौन होगा? एक समय बाद इंपोर्टर भी तो नहीं रह जाएँगे। एक समय बाद जा कर के आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, व्यापार का संतुलन है, वह बिगड़ जाएगा। एक समय तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिर उसके बाद हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। क्योंकि आपके इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो जाएँगे, आपके देश में इन्फ्लेशन आ जाएगा। क्वेश्चन आता है सर इन्फ्लेशन कैसे आएगा? हमारे देश में इन्फ्लेशन कैसे आएगा सर? हमारे देश में तो गोल्ड और सिल्वर ज़्यादा है। नहीं बेटा, अगर आपके देश में गोल्ड और सिल्वर ज़्यादा होगा, तो इसके चलते आपके देश में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खर्चा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग खर्चा करेंगे, जिससे मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी और मनी की सप्लाई जब बढ़ेगी, तो फिर इन्फ्लेशन आ जाएगा। आपको ये बात पता होगी, महँगाई आ जाएगी, तमाम चीज़ें। तो इस थ्योरी में यही मतलब है। चलिए, अब इसको हम अपनी नोटबुक से पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं नोटबुक में इसको, ठीक है? तो नोटबुक में आने के लिए सबसे पहले हमें पीपीटी को ओपन करना पड़ेगा। आइए, देखिए नोटबुक ओपन हो चुका है। नोटबुक में देखते हैं कि ये क्या कहती है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले पेन ओपन हो जाए, ठीक है। देखिए, यह थ्योरी जो है बच्चों, हमने बताया आपको कि 2 तरीके से होगी, ट्रेडिशनल थ्योरीज़, क्लासिकल थ्योरीज़। हमने बताया था कि जो इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी होगी, वह 2 तरीके से आपको बताई जाएगी। एक होगी, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, पेन को ओपन होने दो। हाँ, एक होगी ट्रेडिशनल थ्योरीज़ और एक होगी मॉडर्न थ्योरीज़। ट्रेडिशनल थ्योरीज़ में आपको मर्केंटिलिज्म थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, ये गलत लिख दिया है, हैबर्लर है बेटा, ये हैबर्लर है, HABERLER, हैबर्लर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। और ये मॉडर्न थ्योरीज में फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी की चर्चा की जाएगी, जो कि हेक्सर और ओहलिन ने बनाया। यहाँ पर गलती से इन्होंने लगता है वो कर दिया है स्पेलिंग को, ओहलिन, OHILNE, ओहलिन ने बनाया है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस थ्योरी के बारे में। चलिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है
ये जो ट्रेडिशनल थ्योरीज है उसमें सबसे पहले मर्केंटिलिज्म थ्योरी की चर्चा। ठीक है, मर्केंटिलिज्म थ्योरी क्या कहती है? सबसे पहले मर्केंटिलिज्म थ्योरी की बात की जाएगी। देखिए, मर्केंटिलिज्म थ्योरी क्या कहती है कि दिस इज द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। दिस वाज गिवन इन इंग्लैंड, दिस वाज गिवन इन इंग्लैंड in 16th century. The theory of mercantilism on the assumption that if a country want to grow, it will have increase its financial wealth in the form of gold and silver. So a country can gain or earn gold or silver from an other countries by selling of things which are available in the country. मतलब क्या हुआ? ये जो थ्योरी है सबसे पुरानी थ्योरी हुई इंग्लैंड की, जो कि 16th सेंचुरी से लेकर के 17th सेंचुरी तक चलती रही। और इस थ्योरी का जो मतलब है, मर्केंटिलिज्म का जो मतलब है, यह इस एजम्पशन पर काम करती है कि अगर कोई कंट्री अपने आप को ग्रो करना चाहता है तो उसके पास सबसे ज्यादा फाइनेंशियल वेल्थ, मतलब फाइनेंशियल वेल्थ, वित्तीय संपत्ति मतलब रुपया, पैसा, सिक्के, गोल्ड, सिल्वर, ये सब होने चाहिए गोल्ड के फॉर्म में और सिल्वर के फॉर्म में। इस प्रकार से कंट्री गेन कर सकती है गोल्ड और सिल्वर को दूसरी कंट्री से जब वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को बेचेगी अपने देश से दूसरे देश में, मतलब ज्यादा से ज्यादा जब एक्सपोर्ट करेगी। आई होप कि आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा देर रोका हुआ है, आई होप कि दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट बेटा, सॉरी, थोड़ा सा मैं इसको यूज नहीं करता हूँ तो इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, एक दो बार करेंगे तो प्रोजेक्टर और ये आपका डिजिटल बोर्ड यूज करना आ जाएगा। चलिए देखते हैं अब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि देयर फॉर द मेन गोल ऑफ दिस थ्योरी इज टू अचीव द फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड सिचुएशन वेयर एक्सपोर्ट आर मोर एज कंपेयर टू इम्पोर्ट। कहने का मतलब क्या है? इस प्रकार से इस थ्योरी का जो मतलब है वो ज्यादा से ज्यादा क्या है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड को, मतलब व्यापार संतुलन को ज्यादा से ज्यादा अच्छा करना। और यह तभी हो पाएगा जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट की तुलना में। इंपोर्ट या तो आप कम करेंगे या आप नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके देश में इकोनॉमिकली आप ग्रो करेंगे। फिर क्या कह रहा है? अब ये थ्योरी काम करती है जीरो सम गेन की। ये गेम नहीं है, गेन नहीं है बेटा, ये गेम है। यहाँ इसने गलती से नोट में गेम लिख दिया। ये गेन नहीं, गेम होगा। आपको लग रहा होगा सिर्फ गेम होना चाहिए, नहीं बेटा, गेन नहीं, गेम। मतलब जीरो सम गेम का मतलब होता है एक ऐसा खेल जो जीरो, मतलब जो एक को फायदा दे अगले को फायदा ना दे। कहने का मतलब क्या है? यह थ्योरी जीरो सम गेम पर काम करती है। और इस थ्योरी जीरो सम गेम का मतलब होता है कि वेयर देयर इज द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। मतलब जीरो सम गेम का मतलब होता है अगर दो देशों के बीच में ट्रेड हो रहा है तो देन वन कंट्री विल गेन फ्रॉम द ट्रेड। मतलब यहाँ पर एक कंट्री को ट्रेड हो में फायदा होगा और दूसरी कंट्री को ट्रेड में नुकसान होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? इसे जीरो सम गेम कहा गया। समझ में आई बात की नहीं बच्चों? यही इसका मतलब है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब समझ लिया आप लोगों ने, फिर से हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्या मतलब है मर्केंटिज्म थ्योरी की? अगर कोई भी देश अपने आप को ग्रो करना चाहता है तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे, इंपोर्ट ना करे या कम करे। इससे उसके देश में गोल्ड और सिल्वर ज्यादा आएंगे। जब गोल्ड और सिल्वर ज्यादा आएंगे तो वह देश अपने आप को मतलब एक अच्छा ट्रेड दूसरे देश से कर पाएगा और मजबूत रहेगा। लेकिन इस थ्योरी में कमी क्या है कि यह थ्योरी दूसरे देश से इंपोर्ट करने की, दूसरे देश को इंपोर्ट करने की बात नहीं करती, दूसरे देश से सिर्फ एक्सपोर्ट करने की बात करती है। एक समय सब कुछ अच्छा होगा, बाद में आपका इंपोर्ट बिगड़ जाएगा, एक्सपोर्ट बिगड़ जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि आप ही अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो इंपोर्टर कौन होगा? तो अगर सारे देश यही सोचने लगे कि हम एक्सपोर्ट करें, हम एक्सपोर्ट करें, तो इंपोर्टर कोई नहीं होगा, जिससे आपका इंटरनेशनल ट्रेड खराब हो जाएगा, हर देश के बीच में इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो जाएंगे, इकोनॉमिकली आप कमजोर होने लगेंगे। एक समय बाद ऐसी स्थिति आने लगेगी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। एक मिनट बेटा। ठीक। अब इसमें आगे देखते हैं। तो इस थ्योरी को क्रिटिसाइज कर लेते हैं। इस थ्योरी को, जो भी आपने मर्केंटिलिज्म थ्योरी पढ़ी, इसकी आलोचना कर लेते हैं।
अब इसकी आलोचना करते हैं, देखिए क्रिटिसाइज करते हैं। दिस थ्योरी रिकॉग्नाइज गोल्ड एज ओनली मेजर्स ऑफ कंट्रीज वेल्थ बट देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो विच मस्ट बी कंसीडर्ड। इस थ्योरी ने ये कहा था कि जितना ज्यादा गोल्ड और सिल्वर आपके पास होगा आप उतने ही मजबूत होंगे। बट इस देश ने सॉरी इस थ्योरी ने अलग फैक्टर, जैसे इस थ्योरी ने अलग फैक्टर मतलब करेंसीज या अन्य जो चीजें मजबूत कर सकती हैं आपको, जैसे आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब आपको इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं मजबूत करती हैं। इसको इस थ्योरी ने उसको कंसीडर नहीं किया है। इसके बाद आता है एज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर सारे नेशन मतलब ऑल द नेशन ट्राई एक्वायर गोल्ड बाय एक्सपोर्टिंग थिंग्स, सो इफ ऑल द नेशन विल एक्सपोर्ट देन हु विल बी द इंपोर्टर। मैंने वही बताया था ना, इस थ्योरी के अनुसार अगर सारे देश यह ट्राई करें कि ज्यादा से ज्यादा गोल्ड आ जाए एक्सपोर्ट करके, तो बताइए कि इंपोर्टर कौन होगा, जिससे यह थ्योरी लॉन्ग रन में काम नहीं करेगी। और इसके चलते अगर आपके देश में गोल्ड ज्यादा आएगा तो आपके देश में मनी सप्लाई ज्यादा होगी और इन्फ्लेशन आ जाएगा और आपका एक समय बाद एक्सपोर्ट ही नहीं होगा। अब समझ में आया? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस थ्योरी का मतलब है कि अगर आपको अपने फाइनेंशियली ग्रो करना है अपने आप को, तो आपको ज्यादा एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट आप ज्यादा करेंगे तो आपके देश में गोल्ड और सिल्वर आएगा। बट प्रॉब्लम ये आती है बच्चों कि अगर आपके देश में गोल्ड और सिल्वर आएगा तो आप खर्चा भी तो ज्यादा करेंगे, और खर्चा ज्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ेगी, कह सकते हैं कि प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, जिसके चलते एक समय बाद आप एक्सपोर्ट करने लायक भी नहीं रहेंगे। ओके, आई होप कि ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आपको मैं इसे मिटा देता हूं ताकि आप पीपीटी को अच्छे से देख सकें। ठीक, अब इसको रोक करके, फोटो लेकर के, लिख करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें अगली थ्योरी के बारे में। थोड़ा सा अभी बचा हुआ, कह रहा अनलाइक, हाँ एक मिनट कर लें। आइए देखते हैं इसको। अब इस थ्योरी में अगली जो थ्योरी पढ़ेंगे वो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है, पहले इसको थोड़ा समझते हैं फिर उसके बाद पढ़ते हैं। बच्चों अभी तक आपने देखा कि एक ऐसी थ्योरी है, कहती है कि हर कंट्री को फाइनेंशियली अगर मजबूत होना है तो उसे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और अगर वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी तो उसके पास गोल्ड और सिल्वर आएंगे। बट इंपोर्ट कौन करेगा, क्वेश्चन ये। तो इस थ्योरी को, जो कि इसके पहले थ्योरी आपने पढ़ी मर्केंटलिज्म थ्योरी, से आपके जो एडम स्मिथ हैं ये खुश नहीं थे। इन्होंने भी इस थ्योरी को पढ़ा होगा बाद में, जैसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं एडम स्मिथ साहब की, रिकार्डियन की, बाद में हमने इनको पढ़ करके अपनी थ्योरी बनाई कि ये यहाँ गलत थे वहां गलत थे। ठीक इसी तरीके से बाद में इस थ्योरी को इन्होंने अपनी तरीके से बनाया। एडम स्मिथ ने कहा कि भाई मर्केंटलिज्म थ्योरी में कमियां बहुत हैं। इन्होंने कहा, चलिए पहले हम मर्केंटलिज्म थ्योरी को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। मर्केंटिज्म थ्योरी कहती है कि अगर ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास ज्यादा गोल्ड आएगा, सिल्वर आएगा, सब ठीक है, ओके कोई दिक्कत। लेकिन क्वेश्चन आता है कि आप ही एक्सपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट कौन करेगा। एडम स्मिथ साहब कहते हैं एडम स्मिथ साहब कहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा दोनों चीजों पर फोकस करना चाहिए। मतलब आप एक्सपोर्ट पर भी फोकस करें, इंपोर्ट पर भी फोकस करें। हालांकि आज के समय में चीजें बहुत बदल गई हैं, लोग एक्सपोर्ट भी ज्यादा करना चाहते हैं, इंपोर्ट कम। बट हर देश के ऊपर ये चीज लागू नहीं होती। एडम स्मिथ ने कहा है, चलिए एडम स्मिथ साहब के बातों को ध्यान देते हैं और थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। तो हम्म, ठीक, देखिए हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के बारे में। ठीक, चलिए अब
एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी क्या है, क्यों बनी, आइए जानते हैं। इसको बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने बनाया। तो बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने बनाया और इनका मानना था, बाद में बताएंगे, इनकी जो एक फेमस बुक थी, इनकी जो बुक थी बहुत फेमस थी, का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, उस बुक में इन्होंने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी को बताया। और ये जो बुक थी, ये 1776 में ये थ्योरी बनी थी इस बुक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस थ्योरी के बारे में समझते हैं कि ये थ्योरी क्यों लानी पड़ी एडम स्मिथ साहब को। क्योंकि बच्चों पता है कि मर्केंटलिज्म थ्योरी में आपको कई कमियां नजर आएंगी। वो थ्योरी सिर्फ एक्सपोर्ट पर फोकस करती है, इंपोर्ट पर फोकस नहीं करती है। वो थ्योरी बताती है कि एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर आएगा। अगर सारे देश ही गोल्ड सिल्वर के चक्कर में पड़ेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो इंपोर्टर कौन होगा। इस थ्योरी को उस थ्योरी को काटते हुए एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरी बनाई। इनका क्या मानना था? इनका मानना था, भाई देखिए, अगर दो देश हैं, ये एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्यों पड़ी? इनका मानना था अगर दो देश हैं, मैं मानता हूं इंडिया है और चाइना है। इनका मानना था कि अगर दो देश हैं, लेबर की बात करें, क्योंकि हर थ्योरी लेबर इंसेंटिव ही है, लेबर पे ज्यादा फोकस करेगी। अगर इंडिया एक साल में गेहूं, मतलब बीट को व्हीट कहते हैं हम लोग, और चावल जिसको राइस कहते हैं, ठीक है, अगर इंडिया एक साल में 1000 टन गेहूं पैदा करती है, और चावल में मानता हूं 500 टन पैदा करती है, और चाइना जो है एक साल में, चाइना जो है एक साल में, चाइना अगर एक साल में 500 टन गेहूं पैदा करता है, और चावल में मानता हूं 1100 टन पैदा करता है, तो यहां पर जो है इंडिया के पास जो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है वो गेहूँ पैदा करने में है। चावल में उसको बहुत पीछे है वो चाइना की तुलना में। और अगर चाइना का देखें तो चाइना गेहूँ पैदा करने में पीछे है, उसके जो लेबर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा चावल पैदा कर पा रहे हैं। तो कुल मिला कर के ये थ्योरी यही बात करेगी, क्या करेगी कि यहाँ पर जो इंडिया है, अगर वो चाइना से ट्रेड करना चाहता है, तो इंडिया के पास गेहूँ ज़्यादा अच्छी मात्रा में पैदा हो रहा है, और चाइना के पास चावल ज़्यादा अच्छी मात्रा में पैदा हो रहा है। इंडिया जो चावल बना रहा है एक्स्ट्रा टाइम दे करके, उसको ना बनाए, और जो चाइना है, वो जो गेहूँ पैदा कर रहा है, उसको ना पैदा करे। चाइना अपना फ़ोकस करे टोटल चावल पर, और इंडिया अपना फ़ोकस करे टोटल गेहूँ पर। इससे क्या होगा, इससे बाद में आप देखेंगे, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं। इससे क्या होगा, जब ये लोग इसको नहीं बनाएँगे और इसको नहीं बनाएँगे, क्योंकि इसमें चावल में इंडिया बहुत पीछे है, और चाइना गेहूँ में बहुत पीछे है। अब इंडिया चावल वाला जो मेहनत करता है, वो गेहूँ पर कर दे। तो मान लीजिए अगर वो हम इंटू 2 करें, तो इंडिया के जो जैसे लेबर यहाँ भी काम कर रहे हैं, लेबर यहाँ 500 कुंटल बना पा रहे हैं, सॉरी 500 टन बना पा रहे हैं, और यहाँ 1000 टन बना पा रहे हैं। तो लेबर यहाँ पर मेहनत करें, तो इससे इंडिया का 2000 टन पैदा होने लगेगा, 2000 टन। और चाइना का जो मेहनत है, अगर वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इसको बनाने में, क्योंकि चावल में उसके लेबर ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, एफिशिएंट हैं, तो चावल अगर वो पैदा करेगा, तो उसके पास 2200 टन चावल हो जाएगा हर साल। इससे क्या होगा, इंडिया चाइना को बेचे, और चाइना इंडिया से, मतलब चाइना इंडिया को चावल बेचे, और इंडिया चाइना को गेहूँ बेचे। यही इसका मतलब है। ये थ्योरी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज क्यों पड़ी? क्योंकि देखो बच्चों, क्या है कि इस थ्योरी में आप देख रहे होंगे, इस थ्योरी में जो है, जो चाइना और इंडिया है, इस थ्योरी में जो चाइना और इंडिया है, अपने-अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं। जिस चीज़ में उनको ज़्यादा एक्सपर्टिज़्म हासिल है, उसी चीज़ को वो पैदा करें और बेचें। यही इनका मानना था। 1 मिनट इसको मिटा लें, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आइए इसको एक बार फिर समझते हैं। थोड़ा-सा इसे पढ़ाने में हमको थोड़ा-सा अजीब-सा
फील होता है क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किया है, व्हाइट बोर्ड पे ही हम पढ़ाए हैं, हमको व्हाइट बोर्ड की आदत है। तो चलिए समझते हैं। इनका मतलब ये है कि अगर 2 देश आपस में ट्रेड कर रहे हैं, एक देश अगले देश को वही चीज़ बेचे जिसमें उसको ज़्यादा एफिशिएंट उसके लेबर बनाने में और दूसरा देश भी अगले देश को वही बेचे जिसमें उसके लेबर ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर वो चीज़ वो बनाएँगे अगर वो चीज़ वो बनाएँगे जिसमें उनके लेबर ज़्यादा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आपने इंडिया में एग्ज़ाम्पल में चावल देखा कि कम पैदा हो पा रहा और चाइना में गेहूँ, अगर ये लोग ज़्यादा इसे बनाएँगे, फिर लॉस में आ जाएँगे, नुकसान में आ जाएँगे। तो जिसमें इनका कॉस्ट एडवांटेज ज़्यादा है। कॉस्ट एडवांटेज किसमें ज़्यादा है? देखो, इसको समझते हैं। कैसे समझते हैं? अगर इंडिया है और चाइना है। बच्चों, अगर इंडिया गेहूँ में 1000 टन गेहूँ साल भर में पैदा करता है और चाइना 500 करता है, तो देखो चाइना का जो कॉस्ट है, यहाँ ज़्यादा आ रहा है, इंडिया का यहाँ पर अच्छा है। और इंडिया को यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर इंडिया का कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है क्योंकि पूरी साल मेहनत की आपने 500 टन पैदा किया, तो कॉस्ट तो ज़्यादा आई ना। और चाइना का यहाँ पर कॉस्ट सही आ रहा है। कहने का मतलब क्या है? कॉस्ट एडवांटेज, इसीलिए थ्योरी का नाम पड़ा। जहाँ पर आपका कॉस्ट एडवांटेज ज़्यादा है, आप उसे बनाइए और दूसरे देश को बेच लीजिए और खरीद लीजिए, यही इनका मतलब। समझ में आ गया थ्योरी? चलिए, तो अब इस थ्योरी पे आगे बढ़ते हैं और पीपीटी बात करते हैं। पीपीटी से ओपन करते हैं। बच्चों, आपको मैंने अभी तक यही बताया है और इसे समझना पड़ेगा। एक बार आप यहाँ समझ लीजिए, फिर नोट्स पढ़ लीजिए, खत्म हो जाएगा। एक मिनट सेट कर लें। हाँ, चलिए, यहीं से चालू भाई। देखिए, ये थ्योरी जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है। ये जो थ्योरी है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है। इस थ्योरी को एडम स्मिथ साहब ने 1876 में बनाया और इनकी एक किताब थी, इसको वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट और टोटल एडवांटेज। इसका मतलब ये हुआ कि आपको किस चीज को बनाने में कंप्लीट फायदा है, जैसे चाइना को चावल बनाने में और इंडिया को गेहूं बनाने में। आप एग्जाम्पल से समझ चुके होंगे। और इस थ्योरी को इन्होंने बताया कि फिर देखते हैं, एब्सोल्यूट मींस कंप्लीट और टोटल एडवांटेज। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कंट्रीज शुड प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स। मतलब इस थ्योरी के अनुसार कंट्री सिर्फ वही गुड्स पैदा करें इन विच दे आर एफिशिएंट और विच दे कैन प्रोड्यूस एफिशिएंटली विद टोटल एडवांटेज इन कंपैरिजन टू सम अदर कंट्रीज। मतलब इस थ्योरी के अनुसार दो देश अगर हैं तो एक देश उसी चीज को ज्यादा पैदा करे जिसमें वो दूसरे देश की तुलना में ज्यादा फायदा पा रहा है। जैसे इंडिया जो है चाइना के मुकाबले गेहूं ज्यादा पैदा कर पा रहा है और चाइना इंडिया के मुकाबले चावल ज्यादा पैदा कर पा रहा, तो ये लोग ज्यादा यही पैदा करें। फिर कह रहा है कि देयरफॉर दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। कहने का मतलब क्या है? यह थ्योरी उत्पादन और एफिशिएंसी मतलब कह सकते हैं कि कार्यक्षमता पर ज्यादा निर्भर करती है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज अ पॉजिटिव सम गेम। देखो, ये शब्द याद रखो, पॉजिटिव सम गेम। मतलब मर्केंटलिज्म थ्योरी जीरो सम गेम थी, मतलब एक देश को फायदा अगले को नुकसान। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दोनों देश को फायदा है, तो मतलब पॉजिटिव सम गेम। मतलब दोनों देश जिस पे अच्छी पकड़ है वो बना करके बेच ले रहे हैं, पॉजिटिव सम गेम। उनका भी फायदा और इंडिया का चाइना का दोनों का फायदा हो गया। ठीक। तो फिर कह रहा है इट मीन्स बोथ कंट्रीज कैन गेन साइमल्टेनियसली फ्रॉम ट्रेड। मतलब दोनों कंट्री आपस में ट्रेड से बराबर बराबर फायदा, यह थ्योरी का मतलब है। तो एडम स्मिथ क्या कहते हैं? मर्केंटलिज्म थ्योरी को इन्होंने क्रिटिसाइज किया और बताया कि अगर दो देश आपस में ट्रेड करेंगे तो सिर्फ एक्सपोर्ट एक देश ना करे, दोनों देश वही चीज बनाएं जिसको बनाने में उनको ज्यादा फायदा है। जैसे इंडिया को गेहूं बनाने में और चाइना को चावल बनाने में। यही एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो बेटा प्रॉब्लम हुई कमेंट में आप बोल सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, आप समझा दीजिए बेटा, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा आज पहली बार मेरी इस पर क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो मुझे खुद, आप देख रहे होंगे वीडियो में, हल्का सा मुझे प्रॉब्लम आ रही है बोलने में। बाकी का
जो व्हाइट बोर्ड का यूज़ मैं करता हूँ तो वहाँ मेरी फ्लुएंसी बनी होती है, मैं आराम से चीज़ों को लिख के समझा देता हूँ। यहाँ पर मुझे पहली बात तो पेन वगैरह ही सेट करने में 1-2 दिन थोड़ा दिक्कत आएगी इस पे, ठीक है, चीज़ें समझ में आ जाती हैं, इंसान से बढ़ के कुछ नहीं बेटा। चलिए, अब कह रहा है अनलाइक मर्केंटिलिज्म व्हिच वाज़ अ ज़ीरो सम गेम। देखो कह रहा है कि मर्केंटिलिज्म में जो ज़ीरो सम गेम हुआ करता था, countries should export those goods in which the countries has absolute production advantage and import those goods in which the country has production disadvantage। तो कहने का मतलब क्या है, आपको मैंने बताया एडम स्मिथ की जो थ्योरी है वो कहती है कि भाई पॉजिटिव सम गेन होना चाहिए, जीरो सम गेम नहीं। जबकि मर्केंटिलिज्म थ्योरी जीरो सम गेम की बात करती है जिसमें एक देश को फायदा होता था, दूसरे को नुकसान। लेकिन एडवांटेज थ्योरी जो कहती है एब्सोल्यूट एडवांटेज, दोनों देश को बराबर का फायदा है, इसीलिए यह थ्योरी बताई जा रही है। अब आइए एजम्पशन पढ़ते हैं। बच्चों आपको पता है कि कोई भी थ्योरी बिना एजम्पशन के आप नहीं पढ़ सकते हैं। हर थ्योरी की इकोनॉमिक्स में असम्पशन्स होती हैं। आपने डिमांड में भी असम्पशन पढ़ा होगा, आपने सप्लाई में भी असम्पशन्स पढ़ा होगा, हर चीज़ में आपने असम्पशन्स पढ़ा हुआ है। तो ये भी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, इसमें भी आपको असम्पशन पढ़ना होगा। देखिए, एडम स्मिथ कहते हैं, एडम स्मिथ की थ्योरी में देयर इज टू कंट्रीज इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड। आपने अभी तक हमसे इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज में दो कंट्री का एग्जांपल ही पढ़ा होगा। तो एडम स्मिथ की थ्योरीज में दो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। एजम्पशन आपने देखिए एग्जांपल में दो ही देश मैंने लिया है। फिर कह रहा है द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो होता है इस थ्योरी के हिसाब से सिर्फ प्रोडक्शन फैक्टर, वैसे प्रोडक्शन फैक्टर में बेटा लैंड, लेबर, कैपिटल सब आते हैं, बट इस थ्योरी के असम्पशन में सिर्फ लेबर ही जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा। लेबर ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इस थ्योरी में असम्पशन सिर्फ लेबर को ही लिया गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ना तो मशीन ली गई, ना तो कैपिटल लिया गया, ना तो कुछ लिया गया है। मतलब असम्पशन यही है। तीसरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन सेम एट ऑल लेवल। मतलब क्या है, एडम स्मिथ की असम्पशन कहती है इस थ्योरी की कि जो कॉस्ट आएगी हर लेवल पर सेम आएगी, चाहे आप 1 कुंटल बनाएं, चाहे आप 10 कुंटल पैदा करें, चाहे आप 20 कुंटल। ये इस थ्योरी की असम्पशन है। बाद में क्रिटिसाइज करिएगा, क्रिटिसाइज बाद में मत करिएगा कि सर ये तो गलत है, ये आप गलत मत करिएगा। पहले आप इनकी असम्पशंस को लिख के एग्जाम में, तब आप अपना क्रिटिसिज्म में ये सारी बातें गलत बताइएगा, ठीक है? आप अभी से आलोचना मत करिए, आप इनके असम्पशन को सेम लिखिए जैसे कि इन्होंने बताया है। चलिए आगे देखते हैं। 1 मिनट बेटा। फिर कह रहे हैं लेबर इज मोबाइल विद इन अ कंट्री। ये थ्योरी कहती है कि जो लेबर है वो सिर्फ एक ही देश में आ जा सकते हैं, दूसरे देश में नहीं आ जा सकते। कैसे? अगर बेटा एक लेबर मान लो इंडिया का चाइना चला गया, तो वो जा करके चाइना में तो गेहूँ पैदा करने लगेगा ठीक-ठाक ना, और चाइना वाला अगर इंडिया आ गया, तो वो गेहूँ से चाह यहाँ मतलब चावल भी पैदा करना इंडिया वालों को सिखा देगा, तो ये थ्योरी बेकार हो जाएगी। तो इसलिए ये मानते हैं कि जो लेबर होते हैं, वो एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकते, सिर्फ वो एक ही देश में रह सकते हैं। ठीक? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 देश हैं और 2 कमोडिटीज़ हैं। देखिए हमने एग्ज़ाम्पल में 2 देश लिया होगा और 2 ही कमोडिटीज़ गेहूँ और चावल ही लिया होगा। तो इनके असम्पशन में 2 कंट्रीज़ एंड 2 प्रोडक्ट हैं। इसके बाद देयर इज़ नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इनका मानना है कि इंटरनेशनल ट्रेड में किसी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2 देशों के बीच में नहीं है, मतलब परिवहन लागत नहीं आती है। आप कहेंगे सर ये तो गलत है। भई गलत है, आप क्रिटिसाइज़ करिएगा। आप असम्पशन में इनकी बात लिखिएगा, अपने मन से मत लिखिएगा। इसके बाद आता है, फिर आता है टेस्ट एंड प्रेफ़रेंस, टेस्ट एंड प्रेफ़रेंस, टेस्ट एंड प्रेफ़रेंस ऑफ पीपल आर सिमिलर अक्रॉस द बॉर्डर। तो आप एक बात बताइए, इनका मानना है कि जो टेस्ट है और जो प्रेफ़रेंस है, एक देश से दूसरे देश के बाहर, बेटा वो लोगों का सेम है। ऐसे इनका मानना है कि सर जो टेस्ट है और प्रेफ़रेंस है, 2 देशों में लोगों का वो सेम है। मतलब चाइना वाले भी अगर कीड़ा खाते हैं, तो इंडिया वाले भी कीड़ा पसंद करते हैं। ये बात गलत है, आप जानते हैं, लेकिन असम्पशन में वही बात लिखिएगा जो यहाँ लिखी गई है। इन्होंने जो कहा है अपनी थ्योरी को असम्पशन करते हुए। तो इनका मानना था कि जो टेस्ट और प्रेफ़रेंस है 2 देशों के बीच में वो सेम है। ट्रेड जो है म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंट्रीज़। इनका मानना है कि जो ट्रेड होता है, वो म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है, मतलब 2 देशों के लिए बराबर फ़ायदेमंद होता है। ये आप असम्पशन में लिखिएगा, आपको पता चल गया कि सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने के लिए एक पॉइंट और मिल गया कि 2 देशों को सेम फ़ायदा नहीं मिल सकता। बट आप असम्पशन बेटा पहले लिखिएगा इसको, फिर अपना क्रिटिसाइज़ नाम की हेडिंग करके लिखिएगा। अपने मन से हीरो मत बनिएगा एग्ज़ाम में। चलिए, अब आइए देखते हैं, यहाँ पर हम इनका एग्ज़ाम्पल समझा दें आपको जो मैंने समझाया था।
नहीं तो कहेंगे कि सर आपने नोट्स में एग्जाम्पल तो लिख दिया है बट आपने समझाया नहीं। आप समझ जाएँगे। देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमने बताया 2 देश लिया इंग्लैंड और पुर्तगाल। इंग्लैंड में 80 घंटे और 120 घंटे मतलब जो कपड़े बनाए जा रहे हैं, 80 घंटे लग रहे हैं। यहाँ से पढ़ते हैं देखो, मतलब कह रहा है सॉरी पहले तो आप assumption को कंप्लीट कर लीजिए। कह रहा देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, मतलब दो देशों के बीच में ट्रेड करने पर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो ये गलत है। इनके assumptions को आप यहाँ गलत मत करिएगा। भी पहले आप लिखिएगा कि दो देशों के बीच में किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। समझ में आ गया। आप क्रिटिसाइज में ये भी पॉइंट ऐड कर दीजिएगा। जब आप क्रिटिसाइज करेंगे, अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, तो क्रिटिसिज्म में आप लिख दीजिएगा कि सर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट यहाँ पर आप assumption में सेम लिखिएगा जैसे मैंने कि आपको नोट्स में लिखवाया हुआ। फिर आता है, हाँ देखिए, फिर कह रहे हैं एक एग्जांपल, आवर ऑफ वर्क नेसेसरी टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट पैदा करने के लिए कितने आवर लग रहे हैं। 2 देश का एग्जांपल लिया गया और 2 कमोडिटीज का एग्जांपल लिया गया, कपड़े और शराब का। जो इंग्लैंड है 80 घंटे लेता है 1 यूनिट पैदा करने में, जो पुर्तगाल है 120 घंटे लेता है 1 यूनिट पैदा करने में। वहीं पर इंग्लैंड 100 घंटे लेता है 1 यूनिट वाइन पैदा करने में, और पुर्तगाल 90 घंटा लेता है 1 यूनिट वाइन पैदा करने में। अब आप बताइए, इंग्लैंड जो है ज़्यादा अच्छा पकड़ रख रहा है कपड़ा बनाने में, क्योंकि 80 घंटे लग रहे हैं 1 यूनिट कपड़ा बनाने में, और पुर्तगाल जो है 90 घंटे में 1 यूनिट शराब पैदा कर दे रहा। बेटा यहाँ पर एडवांटेज इंग्लैंड को ज़्यादा है और यहाँ पर पुर्तगाल को ज़्यादा है। अब इस हिसाब से पुर्तगाल अगर यहाँ मेहनत करेगा तो उसका मेहनत बेकार जाएगा, और इंग्लैंड अगर यहाँ मेहनत करेगा तो उसका मेहनत बेकार जाएगा। इंग्लैंड कोशिश करे कि पूरी मेहनत यहाँ लगा दे, जिससे इंग्लैंड 2 यूनिट पैदा करेगा। अगर यहाँ वाली मेहनत यहाँ लगा देगा तो अब 2 यूनिट पैदा करेगा, और पुर्तगाल अगर यहाँ वाली मेहनत यहाँ लगा देगा तो इसको 2 यूनिट पैदा करेगा। तो अब देखिए, इंग्लैंड अगर यहाँ पर जो 100 घंटा मेहनत कर रहा था, तो यहाँ पर देखिए 80 प्लस 100 और 0 वाइन, मतलब अगर इंग्लैंड वाइन को ना बनाए तो इंग्लैंड के पास कितने टाइम हो गए टोटल 80 प्लस 100, मतलब इंग्लैंड कितना बना लेगा 80 प्लस 100, इतने घंटे डिवाइड बाई 80, मतलब इंग्लैंड, क्योंकि 80 मैंने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि इंग्लैंड 80 आवर्स में 1 यूनिट पैदा कर ले रहा था, इसको 100, तो इसलिए इंग्लैंड का यहाँ पे ज्यादा फायदा है, इसलिए मैंने इससे डिवाइड किया, और अब पता चल जाएगा आपको कि कितना। तो चलिए आगे देखते हैं, पूरी थ्योरी आगे एक्सप्लेन की गई है। देखिए, यही समझा देते बेटा। ये आप अपने मन से लिखिएगा, एग्जाम में कोई जरूरी नहीं इसको रट के जाइए। आप बस एग्जाम्पल लेके बता दीजिएगा, ये रटना नहीं होता, समझ हमने समझा के लिखवाया इसको, और कुछ नहीं। देखिए यहाँ समझ में थोड़ा सा यहाँ सॉरी सॉरी टाइम आएगा। देखो, अगर अब इंग्लैंड जो है अब अपना पूरा टाइम शराब, अब सॉरी अगर पूरा टाइम कपड़े में देगा, तो इंग्लैंड 80 से डिवाइड क्यों किया हमने, क्योंकि इंग्लैंड 80 ही घंटे में 1 यूनिट पैदा कर रहा था और शराब को 100 घंटे में, तो इसमें ज्यादा फायदा है, इसलिए हमने इससे डिवाइड किया 80 से। अब तो 2.25 यूनिट इंग्लैंड पैदा कर पाएगा, जिससे इंग्लैंड का फायदा 2 गुना या 2.5 गुना के लगभग पहुंच। और पुर्तगाल का अगर देख लें, तो पुर्तगाल का भी देख लेते हैं। पुर्तगाल का यही लिखा हुआ नीचे। देखो, अगर पुर्तगाल अपना टोटल मेहनत कपड़े वाला हटा करके शराब में लगाएगा, तो बेटा उसके पास इतने टाइम टोटल 90 प्लस 120 घंटे हो जाएंगे, जिससे पुर्तगाल के पास 2.33 यूनिट शराब पैदा होने लगेगी। तो दोनों देश आपस में ट्रेड कर लेंगे और दोनों को फायदा हो जाएगा। यही इस थ्योरी का मतलब है। अब आइए इसको क्रिटिसाइज कर लेते हैं, इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं। चलिए देखिए, आइए तो एक बात बताइए, क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो क्रिटिसाइज में क्या सर आप अलग बताएंगे? बिल्कुल नहीं बेटा, जो हमने एजम्पशन बताया क्रिटिसाइज। इन्होंने माना था कि लेबर ही सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। आप बताइएगा कि लेबर इज नॉट द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन सारी चीजें आती हैं, तो इनके एजम्पशंस को आप क्रिटिसाइज कर दीजिएगा। दूसरा एजम्पशन आपने देखा होगा, जैसे कि क्या है, आइए देखते हैं। इन्होंने माना था, इन्होंने क्या माना था
उन्होंने माना था कि भाई जो लेबर होते हैं इज इमोबाइल विद इन अ नेशन, मतलब इनका मानना था कि लेबर एक देश से दूसरे देश नहीं जा सकता है। इनका मानना था कि जो लेबर होता है वो एक देश से दूसरे देश को नहीं जा सकता है। या भी इनकी एजम्पशंस आप गलत बताइएगा। लेबर एक दूसरे देश में जा सकते हैं, आ सकते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। समझ में आई बात? फिर इन्होंने माना था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है। बिल्कुल गलत। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है शिप की, या फिर कह सकते हैं कि एरोप्लेन की, जो भी जिससे भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं बेटा, अपने माल को एक देश से दूसरे देश ले जाते हैं, उसकी लागत ज्यादा आती है। इसके बाद कह रहे हैं टेस्ट एंड फैशन आर नॉट, मतलब टेस्ट एंड फैशन सेम होता है। हमने लिखा है टेस्ट एंड फैशन आर नॉट सिमिलर, मतलब जो टेस्ट और फैशन होता है वो दो देशों में सेम नहीं होता है। आपने कैसे सेम मान लिया? चाइना वाले अगर कीड़ा खाते हैं तो हम कीड़ा नहीं खाते हैं। इसलिए टेस्ट और फैशन सबके सेम नहीं होते बेटा, सबके अलग अलग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। एक मिनट बेटा, प्रॉब्लम होती है इसको समझने में थोड़ा सा। हाँ, इनकी थ्योरी कह रही है अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ फ्री ट्रेड। इनका मानना था कि दो देशों के बीच में किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, मतलब किसी प्रकार का कोई टैक्स और टैरिफ नहीं होता है, एजम्पशन होता है, मतलब सॉरी फ्री ट्रेड होता है। सॉरी यार, गलत बता दिया। इनका मानना था कि दो देशों के बीच में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। इनका मतलब था कि दो देशों के बीच में किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, जबकि गलत है। हर देश कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी या किसी अन्य प्रकार का टैक्स लेकर के अपने रेवेन्यू को जनरेट करता है। तो आपने कैसे कह दिया कि दो देशों के बीच में किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता ट्रेड में? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब रिकार्डियन थ्योरी आ गई। तो बच्चों, रिकार्डियन थ्योरी पे चर्चा हम कल करेंगे। आई होप कि आपको हमारी क्लास समझ में आ गई होगी। थोड़ा बहुत जो डिजिटल बोर्ड से प्रॉब्लम होगी उसको सही कर लिया जाएगा। थैंक यू बच्चों।